हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी को दीपावली की मंगल कामनाएं। आप सभी के परिवार में धन धान्य खूब आए, माँ लक्ष्मी कृपा रहे। आज हम लोग कुछ दिनों बाद मिल पा रहे हैं। आई एम केपी सर, बायोलॉजी लेक्चरर। कुछ दिन थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने कारण बीच में गैप हुआ। आज हम लोग इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 का 5th चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट किए थे। इसको आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। चैप्टर 5 है विभिन्नता व वंशागति, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ये जो वेरिएशन एंड हेरिडिटी है, इसमें दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक वंशागति यानी हेरिडिटी, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को देखा है। इसमें आप लोगों ने विभिन्नता, उसके प्रकार, कारण ये सब पढ़े थे। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, शब्दावली के बारे में, जिसके उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी यूज की है। लॉ ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के नियमों को पढ़ा हम लोगों ने। आनुवंशिकता के नियमों के बाद मेंडल के नियमों से हट करके कुछ और भी अपवाद हैं। उनमें अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, बहुगुण एलीलवाद, मल्टीपल एलीलिज्म, जिसमें रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की वंशागति को हम लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। वंशागत के दो मत थे, गुणसूत्री और जीनी मत। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण को भी पढ़ा हम लोगों ने। सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण, यह टर्मिनोलॉजी से जैसा आपको लग रहा है, इसमें कैसे मां के गर्भ में पलने वाला शिशु मेल या फीमेल होने को निश्चित करता है। अर्थात मां के गर्भ में या अंडे में जो शिशु डेवलप कर रहा है, वह मेल होगा या फीमेल होगा, इसको निश्चित होने की प्रोसेस सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहलाती है। इसको हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद फिर लिंग संलग्न लक्षण। आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, लिंग संलग्न लक्षण। ये लिंग संलग्न लक्षण क्या होता है? जैसा नाम से लग रहा है, हम लोग शब्द पर ध्यान देंगे, टर्म पर ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ बन जाएगा। बायोलॉजी की खास विशेषता होती है उसका टर्म, उसका शब्द और उसका जो फिगर है, चित्र है। इस पर पूरी बायोलॉजी डिपेंड करती है। तो देखते हैं जरा, ये लिंग संलग्न लक्षण क्या है। लिंग संलग्न लक्षण शब्द का अर्थ निकालेंगे। लिंग संलग्न लक्षण, संलग्न माने लगा हुआ। अर्थात हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में दो प्रकार के लक्षण हैं। एक दैहिक लक्षण यानी सोमैटिक कैरेक्टर्स, जो देह यानी शरीर की रचना से संबंधित होता है। दूसरा जो लक्षण है वो लैंगिक लक्षण है, सेक्सुअल कैरेक्टर, और यह मेल या फीमेल होने को निश्चित करता है। तो दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक
ऑटोसोम, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम यानी दैहिक गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम यानी लैंगिक गुणसूत्र। तो दैहिक गुणसूत्रों में दैहिक जीन पाई जाती है, लैंगिक गुणसूत्रों में लैंगिक जीन पाई जाती है। ऑटोसोम है बॉडी स्ट्रक्चर जीन मीन्स सोमैटिक जीन, एंड सेक्स क्रोमोसोम्स हैव सेक्सुअल करेक्टर जीन। तो जो दैहिक गुणसूत्रों में दैहिक जीन पाई जाती है, देह की रचना का निर्धारण, उसकी क्रिया का नियमन करती है, और जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उसमें लैंगिक जीन पाई जाती है, यानी दोनों गुणसूत्रों में अलग अलग जीन रहती है। कभी कभी क्या होता है कि जो दैहिक जीन है, दैहिक माने शरीर की रचना से संबंधित दैहिक जीन, यह लिंग गुणसूत्र के साथ संलग्न होकर के, लिंग गुणसूत्र माने सेक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ करके वंशागत होने लगती है। ऐसे लक्षण को, जिसमें दैहिक जीन लिंग गुणसूत्र के साथ जुड़ करके अगली पीढ़ी में वंशागत होने लगती है, उसे लिंग संलग्न लक्षण या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ये जो लिंग संलग्न लक्षण है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम प्रकार पर चर्चा करें, कौन सा? पहला है एक्स संलग्न लक्षण, अर्थात इसमें जो दैहिक जीन है, ऑटोसोम की जीन है, यह एक्स गुणसूत्र के साथ जुड़ी हुई होती है। किसके साथ जुड़ी होगी? एक्स गुणसूत्र के साथ, एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर दैहिक जीन जुड़ करके वंशागत हो तो उसे कहते हैं एक्स संलग्न लक्षण। अगर वाई क्रोमोसोम के साथ जुड़ करके वंशागत होने लगे तो वाई संलग्न लक्षण। एक्स और वाई दोनों के साथ संलग्न होकर के वंशागत होने लगे तो एक्स वाई संलग्न लक्षण कहलाती है। पहला कौन सा है? एक्स संलग्न लक्षण, अर्थात दैहिक जीन किसके साथ? एक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ करके वंशागत होती है तो उसे कहते हैं एक्स संलग्न लक्षण। एक्स संलग्न लक्षण 2 तरह के हुआ करते हैं। कौन कौन? पहला होता है एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण। एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण अर्थात यह पूरी तरह से प्रभावी होता है, चाहे एक क्रोमोसोम में हो चाहे दोनों क्रोमोसोम में हो, यह पूरी तरह से प्रभावी होता है, इसलिए इसे एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण कहते हैं। इससे एक बीमारी होती है दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल, इनेमल हम लोग जानते हैं, जो दांत है हमारे टीथ्स हैं, वह बाहर से चमकदार होते हैं और उसका कारण होता है इनेमल। तो क्या पाया जाता है उनमें? इनेमल पाया जाता है। इस एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण के कारण दांतों का इनेमल खराब हो जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और दांत गंदे जैसे हो जाते हैं। इसमें दांतों का टेढ़ा होना, ये दांतों का इनेमल रोग कहलाता है। त्रुटिपूर्ण इनेमल, इरर इनेमल ऑफ टीथ, यह एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण में होता है। क्योंकि अगर देखें तो स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर किसी में भी ये जीन आ गया तो ये जीन प्रभावी होने के कारण वंशागत होता रहता है और ये प्रायः स्त्रियों में देखने को मिलता है। पुरुषों में भी देखने को मिलता है, लेकिन पुरुषों में इसकी संभावना कम, क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, वाई पर यह जीन पाया नहीं जाता। तो एक ही एक्स क्रोमोसोम में जब पाया जाएगा तो इसकी संभावना कम होगी। तो यह पहला है एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण। दूसरा है
एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। एक्स संलग्न अप्रभावी, अप्रभावी माने यह तुरंत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। इसके द्वारा दो प्रकार की बीमारियां होती हैं जो वंशागत रोग हैं, हेरिडिटरी डिजीज हैं। उनमें एक है वर्णांता, दूसरा है हीमोफीलिया। वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, तो ऐसे दो प्रकार की बीमारियां एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण उत्पन्न होती है। हाँ, इंटरमीडिएट के कोर्स में ये वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इसकी वंशागति बहुत पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग इसको आगे समझेंगे। उसके बाद दूसरा है एक्स संलग्न वाई संलग्न लक्षण। वाई संलग्न लक्षण, इससे जो बीमारी होती है कानों का हाइपरट्राइकोसिस, हाइपर माने अत्यधिक, ट्राइकोसिस माने कड़े बालों का उगना। इसमें क्या होता है, कानों के पीछे पीठ में घने कड़े काले बाल निकल आते हैं। यह चूंकि वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है और वाई क्रोमोसोम पुरुषों का लक्षण है, इसलिए यह पुरुषों में यानी मेल में ही यह बीमारी पाई जाती है। तीसरे प्रकार का है एक्स वाई संलग्न लक्षण। एक्स वाई अर्थात एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम में इसका जीन पाया जाता है, इसलिए प्रायः ये मेल में देखने को मिलता है। इसमें दो बीमारियां होती हैं, पूर्ण वर्णांता यानी टोटल कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा नेफ्राइटिस डिजीज। पूर्ण वर्णांता, पूर्ण माने कंप्लीट, वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता, वर्ण माने रंग, अंधता माने पहचान ना होना। जब रंगों के पहचान की क्षमता आंखों में समाप्त हो जाती है। वैसे आंखों से रंगों की पहचान की क्षमता पाई जाती है, लेकिन रंगों की पहचान की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उसे बोलते हैं पूर्ण वर्णांता, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। दूसरे प्रकार का है नेफ्राइटिस डिजीज। नेफ्राइटिस ये किडनी की बीमारी है, इसमें किडनी खराब हो जाती है, इसलिए यह है एक्स वाई संलग्न लक्षण। यह प्रायः मेल में देखने को मिलता है। हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस की, जो क्या है, एक एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण है। कौन सा है, एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण है। कौन सी बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांता, वर्ण अंधता, रंगों के पहचान की क्षमता समाप्त होना, आंखों में लाल और हरे रंग की पहचान की क्षमता समाप्त हो जाती है। कौन सा रंग, रेड एंड ग्रीन कलर, इसके पहचान की क्षमता समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे लाल हरी वर्णांता भी कहते हैं। यह एक वंशागत रोग है यानी आनुवंशिक रोग है, अर्थात माता पिता से संतानों में यह बीमारी जाती रहती है और इसमें जीन, इसका जो जीन होता है, इस बीमारी का जो जीन होता है, यह एक्स संलग्न में, एक्स क्रोमोसोम में अप्रभावी अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम में अप्रभावी अवस्था में पाया जाता है। एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है अप्रभावी अवस्था में, और इसकी वंशागति मेंडल के प्रभाविता के नियमानुसार होती है। किसके नियमानुसार, मेंडल के प्रभाविता के नियमानुसार होती है। मेंडल का प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये पढ़ा है हम लोगों ने, तो उसके हिसाब से होता है। इसमें एक क्वेश्चन आ जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, जरा हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। दिया हुआ एग्जाम्पल, एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्वस्थ स्त्री के साथ हो तो उसकी संतानों में वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति बताइए। किसकी वंशागति बताइए, वर्णांता
यानी कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति बताना है। क्वेश्चन शर्त लगा दी है, एक वर्णांध पुरुष, पुरुष कैसा है, मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है, और फीमेल कैसी है, ये सामान्य स्वस्थ है। कैसी है, सामान्य स्वस्थ स्त्री है। तो इसकी वंशागति जरा हम लोग समझते हैं। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखा हम लोगों ने, लिख लिया वर्णांध पुरुष। इसको लिख लेते हैं, वर्णांध पुरुष माने इस एक्स गुणसूत्र में, एक्स क्रोमोसोम में इस कलर ब्लाइंडनेस की जीन पाई जाती है। जीन को कैसे प्रदर्शित करें, सी माने कलर ब्लाइंडनेस। तो ये मेल हो गया। वर्णांध पुरुष में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आपको पता है, तो इसमें जीन दिखा देंगे सी। स्वस्थ स्त्री है, स्त्री कैसी है, जिससे इसका विवाह होने जा रहा है, स्वस्थ है, और इसमें कैसा होगा, XX क्रोमोसोम होंगे, ये P1 कहलाता है। इस तरह से एग्जाम में इंगित कर देना चाहिए कि आप जीन कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ऐसे दिखा देते हैं ये वर्णांता का जीन है। अब ये इससे युग्मक या गैमीट बनेंगे। आपने वर्णांता का, आपने मेंडल का प्रभाविता का नियम पढ़ा है इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, युग्मक या गैमीट बनता है। कौन सा बनेगा, एक XC बनेगा, दूसरा Y बनेगा। फीमेल में X और X बनेंगे। जब इनके बीच संकरण या फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो उसमें ये देखिए पहला जो XX यानी बेटी होगी, उसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा। क्या होगा, जीन होगा। और दूसरी जो बेटी होगी, देखिए उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा। तीसरा बेटा होगा, XY स्वस्थ होगा। चौथा बेटा होगा, XY स्वस्थ। तो जितने बेटे हुए, जितने भी पुत्र हुए, जितने भी सन हुए, देखिए कैसे 100% सन कैसे हैं, सामान्य हैं, क्योंकि इसमें किसी में भी जीन नहीं है, वर्णांता का जीन नहीं है। परंतु ये जितनी पुत्रियां हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी डॉटर हैं, इनमें क्या हुआ, देखिए 100% कैसी हो गई, संकर या वाहक हो गई, संकर या वाहक। इस तरह से क्या देखते हैं, क्या बता देंगे, परिणाम में बता देंगे कि 100% पुत्रियां वाहक होंगी या संकर होंगी, और 100% पुत्र सामान्य। ये संकर या वाहक का क्या मतलब है, वाहक माने जीन को अगली पीढ़ी में ले जाने वाली, क्योंकि इसमें जीन है। ये बेटी जो है, ये पुत्री जो पैदा हुई है, यह वर्णांध नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ये वर्णांध नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखिए 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं फीमेल में, अगर एक में है तो ये जीन कैसी, अप्रभावी। अप्रभावी, तो ये जो दूसरा X क्रोमोसोम है, इसकी जीन के लक्षण को दबा देगा, इसलिए रोग प्रकट नहीं होगा। और रोग प्रकट नहीं होगा लेकिन जीन है, इसलिए ऐसी स्त्री कैसी होगी, ऐसी बेटी कैसी होगी, संकर या वाहक होगी। तो 100% पुत्रियां कैसी हो गई, वर्णांता की वाहक या संकर हो गई। क्या हो गई, वर्णांता की वाहक या संकर हो गई। तो इस तरह से वर्णांता की वंशागति हमारे सामने जो है। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है हम लोग, क्या दे रहे हैं, एक हीमोफीलिया के बारे में। किसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में। ये हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण। एक्स संलग्न जो अप्रभावी लक्षण होता है, इसमें क्या रहता है, हीमोफीलिया की बीमारी। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। हीमोफीलिया दो शब्द हैं, हीम एंड फीलिक। हीम एंड फीलिक, हीम माने रुधिर, फीलिक माने जमने से रोगी का मर जाना। सामान्यतः क्या होता है, जब चोट लगती है किसी स्थान पर, तो वहां से ब्लड बहने लगता है, और कुछ ही सेकंड के अंतराल में या एक आध मिनट में क्या हो जाता है, उस स्थान पर रुधिर का थक्का बन जाता है और रुधिर बहना बंद हो जाता है। क्या समझ रहे हैं, हीमोफीलिया क्या है, चोट लगे हुए स्थान पर तुरंत
ब्लड का थक्का बन जाना चाहिए ताकि रुधिर का बहना बंद हो जाए। लेकिन घायल स्थान पर जब रुधिर का थक्का बनना प्रारंभ नहीं होता, रुधिर का थक्का बनने में आधा घंटा से लेकर 24 घंटे तक का समय लग जाता है, तब यह बीमारी कहलाती हीमोफीलिया। और लगातार रुधिर बहने से ऐसा रोगी मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो यह कहलाता है हीमोफीलिया। यह भी एक आनुवंशिक रोग है, यह भी एक हेरिडिटरी डिजीज है। इसकी जीन किसमें पाई जाती है? एक्स क्रोमोसोम में अप्रभावी अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? एक्स क्रोमोसोम में अप्रभावी अवस्था में पाई जाएगी। एक्स क्रोमोसोम। और कैसे होगा? अप्रभावी। अब स्त्रियों में हमने पढ़ा है 2x क्रोमोसोम होते हैं। अगर एक एक्स क्रोमोसोम में जीन है, जीन ऐसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? XH करके प्रदर्शित। H माने हीमोफीलिया का जीन है। तो XH यानी एक एक्स क्रोमोसोम में अगर जीन है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसके लक्षण को दबा देता है, इसलिए रोग प्रकट नहीं होता। ऐसी स्त्रियां कैसी होती हैं? वाहक या संकर हुआ करती हैं। कैसी होती हैं स्त्रियां? वाहक या संकर हुआ करती हैं। लेकिन पुरुषों में कितना एक्स क्रोमोसोम होता है? केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर इस एक्स क्रोमोसोम में यह हीमोफीलिया का जीन आ गया तो यह वाई क्रोमोसोम कमजोर होने के कारण इसके लक्षण को दबा नहीं पाता, जिससे ये रोग प्रकट हो जाता है। और ये रोग क्या है? हीमोफीलिया। इसकी वंशागत कैसी होती है? मेंडल के प्रभाविता के नियमानुसार होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के प्रभाविता के नियमानुसार होती है। इसका भी जरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? यदि हीमोफीलिया की वाहक स्त्री, शब्द वाहक जोड़ दिया है, कौन सी स्त्री? वाहक या संकर स्त्री, यानी कैरियर जो फीमेल है, उसका विवाह सामान्य स्वस्थ पुरुष से हो तो उनकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति बताइए। क्या कह रहा है? शर्त क्या लगा रहा है? पुरुष कैसा है? सामान्य है। ये देखेंगे, पुरुष कैसा है? सामान्य है। और स्त्री कैसी है? हीमोफीलिया की वाहक है। वाहक है तो तुरंत हम जीन प्रदर्शित कर देंगे XH, और दूसरा X सामान्य है। केवल एक X में ये H जीन है, हीमोफीलिया का जीन है। तो स्त्री हो गई वाहक स्त्री, कैरियर फीमेल। और पुरुष कैसा है? सामान्य है। सामान्य कैसे प्रदर्शित कर देंगे? XY। और इसके युग्मक बनेंगे। कौन से युग्मक? X बनेगा, Y बनेगा। किसी में भी जीन नहीं, देखिए फीमेल में भी दो युग्मक बनेंगे, एक में जीन है, दूसरे में जीन नहीं है। एक में हीमोफीलिया का जीन है, दूसरे में नहीं है। अब देखते हैं जरा, इस X को इस XH से मिलाएंगे तो क्या आ गया? XXH। क्या आ गया? XXH। देखिए इसमें जीन है, लेकिन ये कैसी है? बेटी, पुत्री है। तो पुत्री कैसी होगी? वाहक या संकर होगी, कैरियर होगी। देखिए दूसरे में देखते हैं, ये कैसी, ये क्या है? X दूसरे X से मिला तो हो गया XX। इसमें किसी में भी जीन नहीं है तो ये कैसी हो गई? सामान्य हो गई। अब जरा देखते हैं इस X को, इस Y को इस X से मिलाएंगे तो क्या आ गया? XHY। फिर दूसरे को मिलाएंगे तो XY आ गया। क्या आ गया? XY। तो देखते हैं जरा, ये जो पहली बेटी है ये कैसी होगी? वाहक होगी। दूसरी बेटी सामान्य होगी। ये एक बेटा कैसा होगा? हीमोफीलिक होगा। कैसा होगा? हीमोफीलिक, क्योंकि इसमें XH जीन है ना, तो हीमोफीलिक हो जाएगा। और दूसरा जो बेटा होगा कैसा होगा? सामान्य स्वस्थ होगा। तो 50% पुत्रियां हीमोफीलिया की वाहक होंगी और 50% पुत्र हीमोफीलिक होंगे। तो ये आपने हीमोफीलिया और वर्णांता की वंशागत देखी। अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है गुणसूत्री अनियमितता। क्या है अगला टॉपिक? गुणसूत्री अनियमितता।
क्या है? गुणसूत्री अनियमितता। ये गुणसूत्री अनियमितता क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ये क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं हर जाति में एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और वो निश्चित संख्या क्या होती है? वो निश्चित संख्या होती 2n। कितनी होती है? 2n। मनुष्य में अगर देखें तो 2n कितनी है? 46 है, यानी 23 पेयर होती है। सब में अलग अलग होती है। हाथी में 56 हुआ करती है। सब में क्रोमोसोम की संख्या हर जीव जाति में भिन्न भिन्न हुआ करती है। लेकिन जब इन क्रोमोसोम की संख्या घट या बढ़ जाती है, when number of chromosomes become increase और becomes decrease, जब क्रोमोसोम की संख्या घट या बढ़ जाती है तो उसे बोल देते हैं गुणसूत्री अनियमितता। क्या बोलेंगे उसको? गुणसूत्री अनियमितता, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है, ये दो तरह की हुआ करती है। कितने तरह की हो गई? दो तरह की हो गई। पहली कौन सी है? पॉलीप्लॉइडी। कौन सी है? पॉलीप्लॉइडी। दूसरा है एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी माने बहुगुणिता। क्या कहेंगे? बहुगुणिता। बहु माने अनेकों, गुणित माने गुना। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या कई गुना बढ़ जाए, 2n होती वैसे, कितना हो जाए? 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, 6n हो जाए, एटसेट्रा। जब कई गुना क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं बहुगुणता या पॉलीप्लॉइडी। ये बहुगुणता पौधों में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसी से नई नई प्रजातियों का विकास होता है। चाहे गेहूं की नई प्रजातियां विकसित करनी हो, धान की नई प्रजातियां विकसित करनी हो, या अन्य पौधों की नई प्रजातियां विकसित करनी हो, यह इसी पॉलीप्लॉइडी के द्वारा यानी गुणसूत्रों की संख्या कई गुना करके हम नई जाति का विकास कर सकते हैं। दूसरा है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी यानी अगुणिता, या उसी को सुगुणिता बोल देते हैं। इसमें क्या है? जब क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाए? कितनी हो जाए? 2n+1 या 2n-1 या 2n+2 और 2n-2 ऐसा हो जाए तो उसे बोल देते हैं एन्यूप्लॉइडी या अगुणिता। कितनी हो जाए क्रोमोसोम की संख्या? 2n+1 या 2n-1। एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए या एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसे बोलते हैं अगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। और ये जितने भी एन्यूप्लॉइडी है, ये सिंड्रोम रोग का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे रोग को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम रोग। और सिंड्रोम दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? दैहिक गुणसूत्रों के सिंड्रोम यानी ऑटोसोमल सिंड्रोम, और सेक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम। दैहिक गुणसूत्रों के और लैंगिक गुणसूत्रों के। जो दैहिक गुणसूत्रों के हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला दिया है डाउन सिंड्रोम, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा पटाउ सिंड्रोम, चौथा क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, एटसेट्रा। तो बहुत सारे होते हैं दैहिक क्रोमोसोम के। जो डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, ऐसे कई प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। इनमें जरा हम लोग डाउन सिंड्रोम की चर्चा करते हैं। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसमें क्या रहता है? ये लिखा हुआ देखिए, डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम लिखा हुआ है। डाउन सिंड्रोम इसको लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसने डिस्कवर किया था? लैंगडन डाउन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोम होता है, कौन सी जोड़ी का होगा? 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोम होगा। जोड़ी माने दो, तो इसमें 2 के स्थान पर कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। 2 के स्थान पर कितने?
3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसलिए एक क्रोमोसोम बढ़ जाया करता है। 2 के स्थान पर कितने क्रोमोसोम हो गए? 3 क्रोमोसोम हो गए। इसलिए इस अवस्था को ट्राइसोमी अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। ट्राई माने 3, सोमी माने क्रोमोसोम। कितने हो जाते हैं? 2 के स्थान पर 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ट्राइसोमी अवस्था कहलाती है। इसी को हिंदी में बोल देते हैं एकादि सूत्रता। क्या है? एकादि सूत्रता। शब्द का अर्थ निकालेंगे, एक अधि सूत्रता, एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है, एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। कौन से पेयर में हो जाता है? 21वीं जोड़ी में हो जाता है। ये देखेंगे सब में पहली जोड़ी केवल 2 क्रोमोसोम, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, सब में क्या देख रहे हैं? केवल 1 पेयर क्रोमोसोम है। सब में देखते हैं जरा, 1 पेयर क्रोमोसोम है। परंतु हम 21वीं जोड़ी में जाएं तो कितने क्रोमोसोम है? यहाँ पर 3 क्रोमोसोम है। कितने हैं? 3 क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है। कुल मिलाकर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 2n+1। कितनी हो जाया करती है? 2n+1 = 47। 46 होती है, एक बढ़ गई तो हो जाती है 47। इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? इससे डाउन सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। डाउन सिंड्रोम। इसी को एक नाम और दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मंगोली इडियोसी या मंगोली बेवकूफी। मंगोली बेवकूफी या मंगोलॉइड इडियोसी, इससे बीमारी हो जाती है। मंगोलॉइड इडियोसी में क्या होता है? क्या कैरेक्टर होते हैं? आप इस बच्चे को देख रहे हैं, यह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा है। इसमें क्या देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं चेहरा बड़ा है, सिर बड़ा है, सिर बड़ा और भारी होता है। आंखें कैसी हैं? देखिए, मंगोलों की तरह छोटी छोटी हैं। कैसी हैं? मंगोलों की तरह छोटी छोटी हैं। वलित यानी अंदर की ओर धंसी हुई हैं। नाक छोटी और सक्रिय है। देखिए, मुंह खुला सा रहता है। कैसा रहता है? मुंह खुला हुआ रहता है। जीभ बाहर की ओर निकली हुई सी रहती है। जीभ कुछ कटी हुई सी रहती है। मस्तिष्क का विकास नहीं होता, शरीर का विकास नहीं होता, लैंगिक विकास नहीं होता। इतने सारे लक्षण एक क्रोमोसोम के बढ़ जाने से हो जाते हैं। ये कौन सा बीमारी है? डाउन सिंड्रोम, मंगोली बेवकूफी। तो ये हो गया मंगोली बेवकूफी। अब हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम की ओर चलते हैं। कौन सा सिंड्रोम है? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, जिसको एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। कौन से वैज्ञानिक ने? एडवर्ड वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसे एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है? 18वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में। कौन सी जोड़ी? 18वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इसलिए कुल क्रोमोसोम की संख्या 2n+1 यानी 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इसलिए ये भी ट्राइसोमी के अंतर्गत आता है। ये भी ट्राइसोमी अवस्था है, यानी एकादि सूत्रता। ट्राई माने 3, सोमी माने क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 2 के स्थान पर 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसलिए ट्राइसोमी या एकादि सूत्रता कहलाता है। ये जो ट्राइसोमी है, इस बीमारी का नाम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या लक्षण होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के? जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्मॉल माउथ, मुंह कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। स्मॉल जॉ, जबड़ा छोटा हो जाता है। शॉर्ट नेक, गर्दन बहुत छोटी हो जाती है। सील्ड चेस्ट, लिखा हुआ है सील्ड चेस्ट, और शॉर्ट प्रोमिनेंट स्टर्नम एंड वाइड सेट निपल्स। क्या हो जाता है? चेस्ट, जो छाती होती है, वो चौड़ी हो जाती, ज्यादा चौड़ी और चपटी हो जाया करती है। स्टर्नम, जो बीच की हड्डी है, ये उभरी हुई हो जाती है, ऊपर की ओर, बाहर की ओर निकली हुई हो जाती है। और क्या क्या हो जाता है? देखिए, देखेंगे जरा। ये देखिए, ऑक्सीपुट और बैक पार्ट ऑफ द स्कल इज प्रोमिनेंट। जो बैक पार्ट है, सिर का जो पीछे वाला हिस्सा है,
ये उभरा हुआ हो जाता है, पीछे की ओर और लंबा हो जाता है। और क्या क्या है देखिए जरा, डिस्प्लास्टिक और मलफोर्ड ईयर्स, कान कैसे हो गए देखिए, तिरछे हो गए, बहुत बाहर की ओर उभरे हुए हो गए। नीचे लिखा हुआ है क्लीन्ड हैंड्स, क्लेज्ड हैंड्स विथ ओवर टैपिंग फिंगर्स, अंगुलियां कैसी हैं, ठूंठदार हैं, ठूंठदार जैसे आगे से कटी हुई हों। इसके अलावा और भी देखिए नीचे लक्षण लिखा हुआ है, क्या है, फ्लैक्स्ड बिग टो, जो टो है वह कैसा है, फ्लैक्स्ड है और बिग है, बड़ा है। जो अंगूठा है वो कैसा है, लार्ज साइज है, फ्लैक्स्ड है। प्रोमिनेंट हील्स, हील्स माने जो एड़ी है वह कैसी है, प्रोमिनेंट, बाहर की ओर उभरी हुई है। तो देखिए बहुत सारी एबनॉर्मलिटी इसमें देखने को मिलती है, शारीरिक और लैंगिक विकास नहीं होता, इनकी भी एज कम हुआ करती है। तो ऐसे ये दो प्रकार के सिंड्रोम रोग हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से पढ़े, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। इसके अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोम के जो सिंड्रोम होते हैं वह दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कौन सा, टर्नर्स सिंड्रोम, कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। दूसरा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ये टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या है, टर्नर माने ये फीमेल में हुआ करता है। किसमें होता है, फीमेल में। इसमें क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, क्योंकि फीमेल में क्या रहता है, क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम ऐसे पाए जाते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स हो जाते हैं, होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम रह जाते हैं, यानी एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। कुल 45 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 45, एक क्रोमोसोम कम हो गया। इस प्रकार के सिंड्रोम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ये जो टर्नर सिंड्रोम है किसमें पाया जाता है, फीमेल में। अब देखिए एक्स एक्स क्रोमोसोम ये स्त्रियों के हैं, तो स्त्रियों के लक्षण आते हैं। स्त्रियों के जो लक्षण हैं, चेस्ट का डेवलपमेंट होना और जो यूटेरस है, गर्भाशय का विकास होना, बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता का विकास होना, एक शारीरिक बनावट होती है उसका विकास होना, यह एक्स एक्स क्रोमोसोम के द्वारा होता है। लेकिन अगर टर्नर सिंड्रोम हो गया है तो उसमें जो ओवरी है, अंडाशय है, उसका विकास नहीं होता। इसलिए ऐसी स्त्री बच्चा यानी शिशु जन्म देने में सक्षम नहीं होती, अर्थात उसमें बांझपन यानी स्टरिलिटी पाई जाती है, और जो स्त्रियों के लक्षण हैं वो इनमें विकसित नहीं होते। तो ये टर्नर सिंड्रोम होता है। एक है ये क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम ये मेल में यानी पुरुषों में हुआ करता है। इसमें क्या हो जाता है, पुरुषों में क्या होता है, 44A यानी 44 ऑटोसोम होते हैं और XY क्रोमोसोम होते हैं। कौन से होते हैं, XY, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम और बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम और बढ़ जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, 44A प्लस XXY। कुल मिलाकर के क्या कंडीशन आई, 2n + 1 इज इक्वल टू 47। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया। देखिए एक्स क्रोमोसोम स्त्रियों का लक्षण है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम और बढ़ गया तो ऐसे पुरुषों में, होते तो पुरुष हैं लेकिन उनमें कुछ लक्षण स्त्रियों जैसे आ जाते हैं, कुछ लक्षण स्त्रियों जैसे आ जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को क्या बोल देते हैं, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या हो गया, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ऐसे पुरुषों में क्या होता है,
आवाज़ पतली होती है, शर्मीला स्वभाव होता है, चेस्ट का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, तो ऐसे ये लक्षण ये क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोगों ने सिंड्रोम बीमारी को काफ़ी विस्तार से देखा। तो यह इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों, हम लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।